चलिए तो शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब का सिलसिला। और सबसे पहला सवाल ही हमारे पास आ जाता है गोरखनाथ जी की तरफ से। सर प्लीज मेक ए वीडियो रिगार्डिंग ईटीएफ सेल आफ्टर 10 years, रेगुलर एसआईपी नो वन क्लैरिफाइड रिगार्डिंग व्हाट इफ सेलेक्ट विद लो वॉल्यूम ईटीएफ विल बी ट्रैप्ड विदाउट। इनका कहना है, क्वेश्चन ये है कि हम ईटीएफ के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसकी वॉल्यूम पूरी डाउन हो जाती है, अगर हमने ईटीएफ खरीद लिया और उसके बाद कोई बायर ही नहीं मिला तो फिर क्या होगा? ये तो दिक्कत है ईटीएफ के अंदर में। ईटीएफ अगर आप खरीद लेते हो और फिर आपसे कोई खरीदने नहीं वाला मिलता है तो आप तो वहां पे फंस जाओगे ही जाओगे। ये थोड़ी सी वॉल्यूम की दिक्कत ईटीएफ के अंदर रहती है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे इंडिया का जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, वो डेवलप कर रहा है, मिच्योर हो रहा है, ईटीएफ के अंदर लिक्विडिटी और ज्यादा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो मुझे नहीं लगता इसको लेकर परेशान होने की जरूरत है। 4 चीजें ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई भी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हो। एक 5वीं चीज जो कि सबसे पहली चीज है वो बता देता हूं, उसके बाद 4 चीज के बारे में बताता हूं। सबसे पहला, ईटीएफ जो होता है वो आपको पता है कि किसी न किसी इंडेक्स को ही ट्रैक करता है। एक्टिवली मैनेज्ड ईटीएफ नहीं होता है। लार्ज हो, मिड हो, स्मॉल हो, मोमेंटम हो, अल्फा हो, किसी भी इंडेक्स को ही ट्रैक करता है। तो जिस भी आपके होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग जो भी ईटीएफ आपको सुटेबल हो रहा है उस ईटीएफ को आप सेलेक्ट करें, उस कैटेगरी के ईटीएफ को सेलेक्ट करें, उस इंडेक्स कैटेगरी के, एंड 4 चीजों का ध्यान रखें। उस ईटीएफ का जो एयूएम है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, क्लियर है। उस ईटीएफ के अंदर जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, मतलब लो डेली वॉल्यूम, डेली खरीद बिक्री का जो नंबर है वो ज्यादा होना चाहिए। 2 चीज है, तो इससे आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी इन 2 चीजों से। तीसरा, यहाँ पे जो ट्रैकिंग एरर है उस ईटीएफ का वो कम होना चाहिए, प्लस एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। समझ गए? 4 चीजें यहाँ पे अगर ये 2-2 का अगर आप बना लेते हो पेयर, ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो कम से कम, वॉल्यूम और एयूएम ज्यादा से ज्यादा, बस ये 4 चीज ध्यान रखोगे, कभी ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में आपको दिक्कत नहीं होगी, न बेचने में। सर जी का क्वेश्चन है सेकंड हमारे पास, आपके हिसाब से 1 लाख सेंसेक्स कितने टाइम में हिट करेगा? तो ये तो कोई भी बता सकता है। मेरे हिसाब से 1 लाख सेंसेक्स मैक्स टू मैक्स 2.5 से 3 साल में 1 लाख का नंबर हिट कर जाएगा। मतलब अंडर 3 ईयर में 1 लाख का नंबर हिट कर जाना चाहिए। अब कैसे करेगा ये आप कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि ये कैलकुलेशन पूरा कैलकुलेट करके मैंने बताया कि कैसे 2.5 से 3 साल में 1 लाख का जो नंबर है वो सेंसेक्स हिट कर लेगा। और 100% तो नहीं कह सकता क्योंकि गारंटी जैसी तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन 99% चांस जरूर है कि अंडर 3 इयर्स में सेंसेक्स का जो नंबर है वो 1 लाख के पास पहुंचना चाहिए। ये सब कुछ एक एक्सपेक्टेड नंबर के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, प्लस यहाँ पे हर साल कितना बढ़ेगा वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा काम आप ही करो, ये मैं नहीं कह रहा। जिन लोगों को ये चीज समझ में आती है थोड़ा कमेंट में कैलकुलेट करके बताओ, ताकि मैं भी जानूं कि कितना आप लोग सीख रहे हो और दूसरे लोग भी उसको देख के समझ पाएंगे। मेरा जो एक तरीके से एक्सपेक्टेशन है वो 3 इयर्स का है। 3 साल के अंदर में 1 लाख का जो नंबर है सेंसेक्स का हिट हो जाना चाहिए। दीपक जी का सवाल है, आज लमसम कर सकते हैं क्या 6 बजे, और एनएवी किस डेट का मिलेगा? डेफिनेटली आप चाहो तो थोड़ा सा, अब मानते हो अगर, तो शुभ अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए आप कर सकते हो मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट, लेकिन एनएवी आपको आज के डेट की नहीं मिलेगी। वैसे भी आज तो मार्केट भरा ही होगा क्योंकि इंडिया के अंदर मतलब 9 के बराबर लोग ही आज सेल करते हैं, ज्यादा लोग आज बाई ही करते हैं, तो आज मार्केट ऊपर ही रहेगा उस टाइम पीरियड में मुहूर्त ट्रेडिंग के। लेकिन एनएवी इसलिए आज की नहीं मिलेगी क्योंकि बैक ऑफिस पूरा बंद है, ठीक है, छुट्टी है आज, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज बस ओपन होगा, सेटलमेंट वगैरह कुछ नहीं होगा। सेटलमेंट हॉलीडे एक तरीके से समझ सकते हो, वैसे तो प्रॉपर ही हॉलीडे है लेकिन सेटलमेंट हॉलीडे भी कह सकते हो, बस एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए ओपन रहेगा। और यहाँ पे आज का जो डेटा होगा, आज की जो प्राइसेस होगी वो, प्लस मंडे की जो प्राइसेस होगी वो सब मिलाकर मंडे मार्केट क्लोज होने के बाद जो एनवी कैलकुलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एनवी अलॉट होगी। मतलब आज जो लोग इन्वेस्ट करेंगे वो भी और जो मंडे को इन्वेस्ट करेंगे वो भी, दोनों को सेम रेट पे एनवी अलॉट होगी। क्यों? क्योंकि आज एनवी डिसाइड नहीं होगी, मंडे को शाम को ही एनवी डिसाइड होगी। तो
आज का डेटा और मंडे का डेटा मिलाकर कैलकुलेट करके एनवी डिसाइड करके फिर एनवी अलॉट किया जाएगा। तो परेशान मत होना कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो किया लेकिन मुझे यूनिट क्यों नहीं अलॉट हुआ आज का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 28915 की तरफ से, एफआईआईज बाई करेंगे, इसका क्या गारंटी है? नोबडी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर राइट। अभी भी मैक्सिमम स्टॉक्स का पी बहुत हाई है, फंडामेंटल्स आर वेरी बैड। तो द थिंग इज फंडामेंटल्स आर वेरी बैड ऐसा नहीं है, ठीक है। वैल्यूएशन कंसर्न हो सकता है लेकिन इंडियन मार्केट का फंडामेंटल कंसर्न नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। एंड क्या गारंटी है? तो इक्विटी मार्केट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती है। इक्विटी मार्केट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती है, तो कोई आपको गारंटी यहाँ पे नहीं दे सकता। सब अपनी अपनी रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एफआईआईज वापस इंडिया के अंदर बाइंग नहीं करेंगे तो फिर आप ठीक है, नहीं आप इन्वेस्ट करो मार्केट के अंदर में। आपको लगता है कि एफआईआईज नहीं आएंगे तो नॉर्मल सी बात है, सिर्फ इंडिया के अंदर में अपना ही सब कुछ करके इंडियन मार्केट ग्रोथ नहीं कर सकती है। इंडिया को फॉरेन का पैसा चाहिए ग्रो करने के लिए, और फॉरेन का पैसा आएगा भविष्य में, ये मेरा मानना है। अगर आपका मानना है कि नहीं फॉरेन का पैसा नहीं आएगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी की ग्रोथ पे असर तो जरूर होगा और फिर रिटर्न्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो अगर आपकी एनालिसिस में आपको ऐसा लगता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती है तो आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली राय यहाँ पे एडवाइस तो मैं देने बैठा नहीं हूँ, मेरी जो एनालिसिस होती है, मेरा जो व्यू होता है वो मैं रखता हूँ। तो अगर आपका व्यू ऐसा है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने पर्सनल व्यू के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करो। आपको लगता है नहीं ग्रो करेगी तो मत करो, अगर लगता है तो करो। इतनी सिंपल सी बात है। मेरे कहने या किसी और के करने से इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, और गारंटी कोई दे रहा है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। गॉर्डन फर्नांडिस जी का सवाल है यहाँ पे, व्हाट हैपेंस इफ व्हेन डीआईआईज वांट टू सेल एंड एफआईआईज डोंट वांट टू बाय। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन ही पढ़ देता हूँ। फिर क्यों खरीदेंगे? सी ब्रो, नाउ गोइंग फॉरवर्ड इंडिया इज बिकमिंग ब्रिक्स मेंबर, सो इंडिया विल गेट वेरी लेस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एफआईआईज एफपीआईज due to anti-West leaning and pro-Russia stance due to this geopolitical tension. Even now, this is maintained reason for FIIs pulling out, which no one is openly declaring. बाकी सब कुछ reason बोल रहे हैं, but this is maintained reason which will only get worse with time. And if Trump comes in US और भी टैरिफ लगाया, so now you are warned. देखिए दिक्कत क्या है कि इस पार्ट ग्लोब के, वर्ल्ड के इस पार्ट की बात करते हैं तो यूएस की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, अगर पर्टिकुलरली यूएस की भी बात करते हैं, चाइना के साथ ऐसे ही रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हैं। रसिया के साथ भी रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब है। अब इंडिया के साथ समवट ऊपर नीचे करके चल रहा है, तो अब यहाँ पे भी वो रिश्ते बिल्कुल डेड नहीं करेंगे। बोलने को कोई भी कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन इंडिया के साथ अभी यूएस का या यूरोप का, ठीक है, अब एंटी इंडिया अप्रोच तो हमेशा से ही रहा है, शुरुआत के समय से उनका, लेकिन ओपनली आके वो रिश्ता जैसे चाइना के साथ या रसिया के साथ दिक्कत है, वैसा दिक्कत वो इंडिया के साथ नहीं करेंगे, नहीं तो इधर पूरा सेक्टर ही कट जाएगा उनसे ना। तो इसलिए ये समझने की जरूरत है। जहां तक एफआईआईज एफपीआईज मनी की बात है तो वो इंडिया के अंदर आएगी ही आएगी। चाइना जहां से इतनी ज्यादा दिक्कत है अमेरिका को, इतना ज्यादा दिक्कत है उधर इंग्लैंड यूरोप सबको, फिर भी चाइना के अंदर जब एफआईआईज का पैसा जा रहा है तो आपको लगता है इंडिया के अंदर पैसा नहीं आएगा। बस बात यह है कि कौन कब कहां पे, मतलब ज्यादा अंडर वैल्यूड कौन सा देश दिख रहा है और कहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है। चाइना के अंदर इसलिए वो लोग गए क्योंकि वहां पे मल्टी ईयर लो पे मार्केट थी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखी स्टिमुलस अनाउंस होने के बाद, और इंडिया के अंदर लगातार रैली ही चल रही है, तो इंडिया के अंदर एंट्री करने का पॉइंट नहीं बन रहा है। आप अच्छा करेक्शन, अब करेक्शन हो ही नहीं रहा है अच्छा, दिक्कत ये है। अच्छा करेक्शन तो होने दो, फिर देखो कितना भर भर के पैसा इंडिया के अंदर आता है, लेकिन दिक्कत वही कि करेक्शन हो ही नहीं रहा है। मार्केट जिस हिसाब से गिरनी चाहिए यहाँ पे उस हिसाब से गिर नहीं रही है। गिरेगी तो अराउंड द ग्लोब से इन्वेस्टमेंट आएगा। और फिर से मैं वही बात कहूंगा कि ये मुझे ऐसा लगता है इंडिया के अंदर सिर्फ इंडिया के पैसों से ग्रोथ नहीं की जा सकती। जैसे मैंने बताया, बाहर का फंड चाहिए ग्रो करने के लिए, बाहर का पैसा आएगा, बाहर के बिजनेसेस आएंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी, स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा। ये बिल्कुल मेरा
क्लियर थिंकिंग है। सबको लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एफआईआई से इंडिपेंडेंट हो जाएगा इंडिया, मुक्त हो जाएगा एफआईआई से, इंडियन मार्केट मुक्त हो जाएगी। तो देखो ये सही नहीं है। बाहरी पैसा मार्केट के अंदर आना चाहिए, एटलीस्ट मुझे लगता है। सिर्फ हम अपने पैसे को ही डालेंगे निकालेंगे डालेंगे निकालेंगे, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बाहर का पैसा भी आना चाहिए, हमारे म्यूचुअल फंड का भी पैसा जाएगा, इंश्योरेंस का पैसा जाएगा, बाहर से इंश्योरेंस का पैसा आएगा, सब जगह का पैसा आएगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा, मार्केट के अंदर ज्यादा लिक्विडिटी होगी। जहां तक ये बात है कि अगर डीआई बेचना चाहेंगे, एफआई नहीं खरीदेंगे, तो डीआई, सिर्फ डीआई हम बात करते हैं इसलिए आपको डीआई लग रहा है ना, डीआई के अंदर में मल्टीपल कंपनी है, समझे, कई 100,000 कंपनीज हैं इंडिया के अंदर जो बाइंग सेलिंग लगातार करती रहती है एक दूसरे से भी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब एफआईआईज ही खरीदेंगे तो डीआईज बेच पाएंगे। किसी इंश्योरेंस कंपनी से कोई म्यूचुअल फंड कंपनी खरीदेगी, एनपीएस वाले खरीदेंगे, पीपीएफ वाले खरीदेंगे, बहुत जगह का पैसा ना लगता है मार्केट के अंदर में। तो ये परेशान इसके लिए होने की जरूरत मुझे एटलीस्ट लगता है कि नहीं है, बस समझने की जरूरत है। जरूरत हर चीज की है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि किसी के बिना कोई कुछ नहीं, पैसा हर जगह से चाहिए, जहां जहां से पैसा आ जाए हर जगह से चाहिए। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना लिक्विडिटी बढ़ेगा, उतनी ज्यादा मार्केट मैच्योर होगी। चलिए, ये मेरा व्यू था। आपकी क्या राय है इन सब चीजों के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कोई क्वेश्चन वगैरह है, कुछ टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।